ठीक है। ओके। अध्याय 14 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी से संबंधित ये चैप्टर है। चलते हैं अपन इस चैप्टर को आगे की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आधार सेवाएं। आप सभी के पास में आधार कार्ड होता है ना, उस आधार कार्ड से संबंधित जो जो परेशानी अपन फेस करते हैं ना, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे अपने लेवल पे, ये चैप्टर सिखाएगा हमारे को। ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है आधार में कितने अंक होते हैं, 12। इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो वैसे तो आप एग्जाम देने जाते हो तो आधार कार्ड लेके जाते हो, साथ में रहता तुम्हारे, तो 12 अंक होते हैं उसके अंदर ना। पहचान संख्या है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी की डेमोग्राफिक डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक पूरा प्राधिकरण है जिसका नाम बताया मैंने, फुल नेम, और इसको UIDAI के नाम से बोला जाता है। और इसकी वेबसाइट भी इसी नाम से, आप गूगल पे लिखोगे ना UIDAI तो आधार कार्ड की वेबसाइट खुल जाएगी और उसकी फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार पूछा भी ये जाता है कि भाई इसको जारी कौन करता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति, शिशु या वयस्क तक जो भारत का निवासी हो, UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। यह संख्या नागरिक के मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन। आइरिस स्कैन पता है ना, अपनी आंखों को भी वो ऐसे उसमें दिखाते हैं, आइरिस स्कैन्स करते हैं, ऐसे जुड़ी होती है, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर होती है। और आधार कार्ड नामांकन निःशुल्क होता है। नामांकन का मतलब जब नया बनता है तो वो फ्री में होता है। तो हमारी डेमोग्राफिक और हमारी जो क्या नाम है, हमारी जो पहचान है वो इससे बनती है। फिर आता है आधार कार्ड के पंजीकरण कैसे करें, आधार कार्ड कैसे एनरोल किया जाता है। आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेज के साथ नज़दीकी आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र जाना होता है। यानी कि या तो हम हमारा बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं या मूल निवास, ठीक है, या और कोई हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि मान लो कईयों का पहले से वोटर आईडी हुआ होगा या कईयों का और कोई आईडी लाइसेंस होता है, तो उसके बिहाफ पे भी वो लोग बनाते हैं। तो बेस तो है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादा मेन होता है। अपने निवास और पहचान से संबंधित दस्तावेज ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र पर लेकर के जाते हैं ना, तो वो उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नामांकन केंद्र पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज स्थापित किए जाते हैं, वो उसको फॉर्म भरते हैं और उस पर स्थापित करते हैं। नामांकन करता या ऑपरेटर आपके विवरण को एंटर करेगा और आपके डेटा को जांचने के लिए कहेगा। फिर आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद आपकी तस्वीर ली जाती है। ऑपरेटर या नामांकन करता स्वयं के फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी आधार केंद्र पे बंदा बैठता है ना, उसको गवर्नमेंट अपनी आईडी देते हैं, तो उसका भी अंगूठा लगता है वहाँ पे कि भाई मैंने इसको बनाया। तो वो अपने वो जिसके नाम से होता है वो वही बोलता है। जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं, WCD के अंदर तुम्हारा टेस्ट तुम ही दे पाते हो अंगूठा लगाने के बाद, है ना। एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलती है। पता है, भरने के बाद में अपने को एनरोलमेंट स्लिप देते हैं, उसमें डेट टाइम दे रखा होता है। अगर अपन को डाउनलोड करना होता है तो वो पूरा डालते हैं अपन, है ना। यानी कि एक बार या तो अपडेट करवाने वाला होगा ना, तो उसके लिए वापस डाउनलोड करना है तो आधार नंबर चाहिए, और न्यू रजिस्टर्ड है तो उसके लिए वो एनरोलमेंट नंबर चाहिए। आधार अपडेट कैसे होते हैं, अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, इसमें तुम जब टेस्ट दोगे ना तब भी क्वेश्चन आता है कि भाई आधार अपडेट कैसे होते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। जैसे आप लोगों को तो यही लगता है कि भाई हम लोग सारा का सारा दे करके आ जाते हैं और वो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन भी तो प्रक्रिया की है उसने। क्या बदलवाना है, लिखा है ना, अपने फॉर्म में लिखवाया है उसको कि मेरे को एड्रेस बदलवाना है या मेरे को फ़ोन नंबर बदलवाना है, लिंक करवाना है ना। देखो UIDAI पोर्टल उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न 2 विकल्प के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। ऑनलाइन विधि है, एक तो ऑनलाइन मेथड है और एक ऑफलाइन विधि है, ठीक है। वो लोग स्कैन करके, जो आप ऑफलाइन में फॉर्म भरते हो ना, उसको स्कैन करके अपलोड करते हैं कि इस बंदे ने ऑफलाइन अप्लाई किया है, और ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो वो आगे से जो UIDAI जो ऑथराइज होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, सारे दस्तावेज चेक करते हैं, सही होने पर ही वो करते हैं। अदरवाइज पता है कई बार रिजेक्ट हो जाता है, अगर कोई दस्तावेज पूरे नहीं होते तो वो बोलते हैं कि रिटर्न हो गया तुम्हारा, तो रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ काम। ऐसे ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण अपडेट कैसे करें। अब ये चीज़ आप भी सीख सकते हो कि अगर खुद से ऑनलाइन हमारे को करना है तो कैसे करना है। UIDAI ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपने डिटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। अब UIDAI पोर्टल, ये वेबसाइट है, देखो अंडरलाइन कर देना, https://uidi.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि निम्न में से गवर्नमेंट की वेबसाइट पहचानो,
तो मैंने पता है DNS पढ़ाया था, डोमेन सिस्टम, उसके अंदर देखो GOV लिखा हुआ है, इसका मतलब था गवर्नमेंट, यानी कि ये साइट अपने आप में गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट पहचानने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आवे ना, तो आप इसको पहचान सकते हो, ठीक है। या हम लोग अभी रिटन टेस्ट लेंगे, उसमें भी पूछेंगे कि राइट एनी 5 गवर्नमेंट वेबसाइट, तो एक ये लिखना, एक इनकम टैक्स वाली लिखना, एक वो राजस्थान ORG वाली लिखवाई, उसमें चैप्टर में थी। तो ऐसे आप शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हो, पर जा सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर OTP प्राप्त करते हैं ताकि वो प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाए, उसके उपरांत अपडेट योर आधार डेटा पर क्लिक करेंगे, है ना। हम लोग पोर्टल पे अभी मैं जाकर के बताऊंगा, अपने को एक बार थ्योरी पढ़ ले, फिर एक बार इसको करके देख लेंगे। यहाँ आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाया जाएगा। इस पोर्टल पर आपको आपकी डिटेल को संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया जाएगा। आप सही विकल्प का उपयोग करके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पालन करते रहें। उसमें नेम है, जेंडर है, DOB है, एड्रेस है, मोबाइल है और ईमेल है को अपडेट। अभी पता है नया अपडेट आया था न्यूज़पेपर के अंदर कि आप डिटेल कुछ भी नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ एक QR कोड आएगा, है ना। वो भी अपडेशन होने वाले हैं अभी। ऑनलाइन विवरण अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए गए अनुसार सपोर्टिंग दस्तावेजों को स्कैन करना है और अपलोड करना है, ठीक है ना। ये प्रोसेस फॉलो करना है हमारे को। तो ये आधार से संबंधित बात है। ये बोल रहा है कि आधार कार्ड की वेबसाइट कौन सी है और क्या क्या उसमें हो सकता है, वो सारी इसने बताया, ठीक है। इसको अभी थ्योरेटिकली अपन इतना समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक आ जाते हैं। बैंक खाते के साथ आधार कैसे लिंक करें। अब होता है KYC, क्योंकि हमारा खाता भी कनेक्ट हो जाता है बैंकों के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं KYC करना। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी बंदा अपने आपके खाते में जाकर के कुछ करे, तो उसके लिए वो पहले अपने पास आधार कार्ड ले लेते हैं। कई बार वहाँ पे भी KYC की डिमांड करते हैं, तो अपने अंगूठे से वो KYC होता है कि भाई जिसका अकाउंट है वही बंदा पैसे लेने आया है। पेंशन वालों में भी कई बार जरूरत पड़ती है ना। तो अब बैंक चाहती है कि भाई आधार उससे लिंक हो जाए, तो उसको KYC करना बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कैसे लिंक करेंगे। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे नेट बैंकिंग का उपयोग करके आधार, ऑनलाइन आधार विवरण अपडेट करना, SMS के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आवेदन पत्र और स्वयं बैंक में जमा करना। हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक जाते हैं, एक आधार कार्ड की कॉपी दे के आते हैं बस उसको, और वो आपसे अंगूठा लगवा लेते हैं। तो ऐसे भी KYC होती है, या फिर ई-मित्र वाले कर लेते हैं। तो ये उससे लिंक करना कहते हैं उसको, ठीक है। आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट कैसे करना। अभी ऑनलाइन का तरीका बता दो, नेट बैंकिंग से ना आधार अपडेटिंग, आधार डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन। इसके लिए आवश्यक है कि आपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर रखी हो। तो मैंने वो चैप्टर 6 पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ना 5th वाले चैप्टर में कि भाई ऑनलाइन नेट बैंकिंग अपने को लेनी पड़ती है। उसमें वो ऑप्शन आता होता है कि भाई आपको आधार लिंक करो, तो हम वहाँ से भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, कर रखिए। जब आप क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आधार अपडेट कार्ड डिटेल या आधार कार्ड सीडिंग का विकल्प देख पाते हैं। वहाँ पे वो ऑप्शन इनेबल कर देते वो लोग, बैंक वाले। वहाँ से अपन लोग खुद कर लेते हैं, आधार नंबर डालते, OTP आता और हो जाता है। तो ये ऑनलाइन तरीका भी और ऑफलाइन बैंक जा करके, क्लियर। फिर आता है आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आशंका है। अब आधार से संबंधित हम लोगों को क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। आधार कार्ड सभी के पास में होता है, हमें यहाँ पे ये देखना है किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए। आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है और सरकार कई वित्तीय समावेशन योजनाओं के आधार पर उपयोग कर रही है। वित्तीय समावेशन की बातें अगर अपन करें तो इकोनॉमिकली कई बार उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि लोन इनके बेसिस पे होते हैं, है ना। आधार देने पर हम लोगों को लोन देते हैं कई बार। और कई बार अपन जैसे स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलर है अपन, तो वो भी वेरीफाई होता है इससे, नहीं तो तुम्हारे आधार से कोई और स्कॉलरशिप ले लेगा। योजना में आधार का उपयोग करके कई लाभों के साथ जोड़ सकते हैं। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने आधार डिटेल को शेयर करते वक्त निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। अब आप सभी उपभोक्ता हो, अब जब भी आप किसी को आधार दोगे ना, तो यहाँ निम्न बिंदु ध्यान रखना। आपको अपने आधार कार्ड नंबर या उसकी कॉपी को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पहली बात, अपन कोई भी आधार मांगता है तो अपन सेंड कर देते फोटो खींच के या जेरोक्स दे के आते हैं ना, तो ये बोल रहा है नहीं देना है। किसको नहीं देना है? जो पता नहीं है कि किस कारण के लिए मांग रहा है। देखो आधार आजकल लोग गवाह में भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई लोन ले रहा होगा ना, तो वो गवाह में तुम्हारा आधार मांगेगा और तुम्हारा साइन मांगेंगे। इसका मतलब जो लोन करता है, लोन लेने वाला जो है, वो आपकी गवाह में बोल रहा है कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा। गवाह का मतलब ये होता है। तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बिना पूछे ले जाएंगे वो लोग कि यार तेरी कॉपी देना ज़रूरत है। या फिर कई बार कोई FIR दर्ज होती है, तो FIR दर्ज होने में झगड़ा किसने देखा था, तो बोले इस चीज़ ने देखा था, तो वो आपका आधार ले जाते हैं कि हाँ इसी ने देखा था। वहाँ पर अगर FIR दर्ज हो रही है ना, तो वहाँ पर वो बोलते हैं ना गवाह कौन है, चश्मदीद गवाह कौन है, तो वहाँ पर आपके आधार रहते हैं। अब अपने को भी पेशी पे जाना पड़ेगा, अपन से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था बताओ, तो देख लो, वो लोग भी यूज़ करेंगे। अगर आपको शेयर करने की ज़रूरत है, तो अब मान लो ज़रूरत है, कोई ई-मित्र वाला मांग रहा है या स्कूल वाला मांग रहा है या अपने घर वालों में से कोई मांग रहे हैं,
आजकल तो शादी में भी आधार कार्ड देते हैं, पंडित जी को और मौलाना साहब को आधार कार्ड देना पड़ता है। वो लोग भी मैरिज सर्टिफिकेट बनता है ना, तो उसके इनके रिकॉर्ड में मेंशन होता है ये। अगर आपको शेयर करने की जरूरत है तो ये सुनिश्चित करें कि कॉपी डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करे। मतलब स्व प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। साइन का मतलब है आप खुद अपनी इच्छा से उसको दे रहे हो। तो कई बार जो लेने वाला होता है ना, ये वो बोलता है कि इसको सेल्फ अटेस्टेड कराओ। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है मैं मेरी इच्छा से तुम्हें मेरा आधार की कॉपी दे रहा हूँ। अब क्या होगा, आधार तो कई ऐसे यूं पड़े रहते, कोई भी जेरोक्स कर करके किसी को भी दे सकता है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि मैं मेरी इच्छा से दे रहा हूँ। अपन नीचे साइन नहीं करके देते वो, तो तुम कोई किसी को दोगे तो साइन तो ऐसे थोड़ी नहीं करोगे, उसको पूछोगे तो सर कि कहाँ ले जा रहा है, क्या काम है। तो स्व प्रमाणित ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तथा इस पर तिथि और उद्देश्य अवश्य अंकित करें। अच्छा, ये नई चीज और बोल रहा, देखो तिथि जिस दिन साइन किया उस दिन डेट डालो, और उद्देश्य बताओ कि किस पर्पस के लिए ले रहा है भाई तू। तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि मैं इसे गवाह के रूप में दे रहा हूं, या मैं इसे अपने और क्या होता है गवाह के अलावा, सबूत पर सबूत बोल सकते हैं अपन, है ना, सबूत भी बोल सकते हैं ना। बैंक में मांगते हैं ना, तो लिंक करना होता है तो बोलते लिंक करना है, ऐसे लिख दो। हाँ, बैंक जैसे बैंकों में देखो उन्होंने बताया कि भाई है ना, वहाँ पे बोलते हैं कि क्या काम है, तो बोलते हैं लिखो इसमें कि लिंक करवाना है, केवाईसी करवाना है, तो वो लिखवाते हैं। इससे उस पर्पस पता चल जाता है कि ये ऐसा है। अब वही आधार की जेरोक्स अगर कोई ले जा रहा होगा ना, तो वहाँ पे उस पर्पस का उद्देश्य वहाँ पे जो था वो उस पर्पस के लिए था। अब उसको कोई गलत काम में ले जा रहा होगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये उद्देश्य तो कुछ और था, अब तू वापस कहाँ के लिए लेके आया, यहाँ पे तेरा उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, उद्देश्य जरूर लिखे। कई स्थिति में आपको आधार ऑनलाइन शेयर करने की आवश्यकता होगी। अब आजकल पता है कई ऐसे ऐप आ गए जो कि है ना अपन फ़ोन से स्कैन करते हैं। जैसे आधार अपना जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी स्कैन होता है गूगल पे, वैसे आधार भी होने लग गए हैं। एक सेकंड। हेलो सर, नमस्कार, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ना सर वापस रिकॉल कर रहा हूँ, मैं बिजी था, है ना। फिर क्या लिखा है, अगर आपको शेयर, ये हो गया, कई स्थिति में आपको आधार ऑनलाइन शेयर करने की आवश्यकता होगी जहां आपको स्वयं प्रमाणित तथा उद्देश्य अंकित करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अब मान लो कई बार अवसर नहीं मिल रहा है आपको स्व प्रमाणित करने का। ऐसी परिस्थिति में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वो वेबसाइट, पोर्टल, एसएमएस जहां आप अपने आधार डिटेल को शेयर कर रहे हैं एक विश्वसनीय स्रोत जैसे कि लेजिटिमेट वेबसाइट ऑफ योर बैंक, इनकम टैक्स वेबसाइट आदि हैं। अगर वो ये है, मतलब आपको कई बार क्या होगा कि आधार दे रहे हो, अब जैसे ऑनलाइन दे रहे हो तो वहाँ पे तो कैसे आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे हम आधार डाल रहे हैं वो क्या है, वो बैंक है हमारा या कोई इनकम टैक्स की साइट है, ऐसे। तो वो आप अपनी इच्छा से ही दे पाओगे। अंत में यदि आपको लगता है कि दुरुपयोग किया गया है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा आधार ले लिया और उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर दिया और ये तुम्हें पता चल गया, तो आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आधार से संबंधित बातें ध्यान रखना ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पैन कार्ड। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद में मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे बताओ आधार कार्ड का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के लिए अपन से आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। उसमें मना कर रखा है उन्होंने, जो आधार कार्ड है ना उसमें एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, उसमें यूं लिखा हुआ है नागरिकता का प्रमाण नहीं। हाँ, कि ये है ना एक नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ खुद के पहचान के पर्पस के लिए। मतलब इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है कि भाई आपको खाली पहचान दी जा रही है कि भाई ये आप हो। जैसे कि अपन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब अपन कौन है, मैं मेरा नाम बोलूंगा तो मैं तो मेरा नाम कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो आधार जब मैं बताऊंगा तो उससे मेरी पहचान हो जाएगी, हाँ ये तुम ही हो। तो खाली पहचान पर्पस के लिए दिया। ये सवाल था इस वाले टॉपिक से लिंक्ड। पैन कार्ड क्यों बनाते बताओ, आधार तो बता दिया तुमने कि पहचान के लिए होगा, अब मुझे बताओ पैन कार्ड क्यों बनाते हैं। पैन कार्ड का पूरा नाम बताओ, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड हम क्यों बनाते हैं, आधार अपन स्कूल में भी दे रहे हैं, कॉलेज में भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि बीए का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे भी अपलोड होता है। फिर स्कूल के अंदर आजकल वो चल रहा है आरटी के फॉर्म भरवाते हैं तब भी लगता है, और वो चल रहा है क्या बोलते हैं उसको, अपार आईडी का सिस्टम चल रहा है, उसमें भी आधार लगता है। तो वो अपनी पहचान बता रहा है। अब मुझे बताओ पैन कार्ड कहीं दिया है क्या तुमने, कितने लोगों के पास में पैन कार्ड है। पैन कार्ड सिर्फ बैंक में देते हैं। हाँ, पैन कार्ड का जो मकसद है ना वो है बैंक से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमिकली अगर आपको कुछ वो देखा है अपन ने, गुडविल देखनी है मुझे, मेरा व्यवहार देखना है, पैसों से संबंधित मेरा व्यवहार देखना है।
अभी जैसे मैंने मान लो ये साइड से 100 रुपये ले लिए और इसको वापस नहीं दिए, तो ये तो मेरे पैसे मांगता रहेगा ना। अब ये क्या करेगा, लोगों को बोलेगा कि आसिफ सर तो पैसे ले लेते देते ही नहीं है, तो मेरी गुडविल खराब हो रही है। लेकिन ये तो कितने को बोलेगा, पूरे भारत को तो बोलने से रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोगों को बोलेगा। लेकिन पैन कार्ड में अगर आपने बैंक से पैसा लिया है ना, तो वो शो कर देगा कि मैं पैसे नहीं देता हूँ। तुमने देखा है, सिविल खराब कर देता अपनी, नॉट सिविल, सिविल। जैसे अपन ने लोन लिया और लोन लेने के बाद में अपन ने क्या करा, बैंक के अपन डिफॉल्टर बन रहे हैं, पहली ईएमआई अपन ने मिस कर दी, तो 2-3 ईएमआई मिस करते तो कोई दिक्कत नहीं, उससे अपना सिविल स्कोर डाउन है। लेकिन अपन तो दे ही नहीं रहे, तो बैंक अपनी कार्रवाई करेगा, फिर बैंक अपने को डिफॉल्टर घोषित कर देता है। अब मान लो अगर इन भविष्य में अगर अपन कभी भी कहीं वापस कोई इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ें लेने जाएंगे ना, या बैंक में कुछ करवाने जाएंगे ना, तो वो आपसे यही बोलेगा आधार और पैन कार्ड दो। तो आधार तो अपनी आइडेंटिटी के लिए है, पैन कार्ड मुझे अपने पैसे से संबंधित व्यवहार बताएगा। ये पढ़े तुम, और खिसको ना साहिब अपने क्या नाम है, हर्ष, उधर खिसको ना, आया समझ में। यानी कि अगर मान लो अपन ने कभी पैसे, अपन यूँ सोचे कि अपन है ना फ़ोन ले लेते, आईफोन ले लेते अपनी किस्तों पे, और थोड़ी किस्तें भरेंगे फिर नहीं देंगे, तो ये अपनी सिविल भी ख़राब करेगा। और नेक्स्ट टाइम भविष्य में अगर कभी भी तुम्हारे को ऐसी चीज़ें चाहिए ना, तो कोई नहीं देगा। तो पैन कार्ड का एक तो उद्देश्य ये है, इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड को भरने के लिए एक फॉर्म आता है 49A, ये लिखा देखो, अंडरलाइन करो, इसका सवाल बनता है, 49A फॉर्म है ये। और पैन कार्ड अप्लाई करने की साइड है NSDL, इस साइड को भी अंडरलाइन करो, इसका भी सवाल आता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो एक तो 49A याद रखना, एक पैन कार्ड का पूरा नाम याद रखना, एक जिस साइड से अप्लाई किया जाता है उस साइड का पूरा नाम याद रखना। मैं पढ़ता हूँ, सुनो। नए पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया में 2 मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है, दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज जो सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य। देखो क्या बोला इसने, जो सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा लगाते हैं ना, तो पैन कार्ड चाहिए वहाँ पे। और बीमा अगर अपन LIC ICICI वो LIC वगैरह पे कराते हैं तो वहाँ पे भी चाहिए। संपत्ति अपन मतलब कोई प्रॉपर्टी भी वगैरह खरीद रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी अपने को देना पड़ता है। आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य। अभी तुम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं अभी तक, लेकिन हाँ तुम एजुकेशन लोन लोगे ना, तो वहाँ पे पैन कार्ड मांगेंगे वो लोग, तब तुम्हें फर्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन लोन में तुम्हें जरूरत पड़ेगी, उसका मतलब होता है जब तुम कमाने लगोगे तो तुम्हें वापस देना है पैसा जिससे तुम पैसा ले रहे हो। तो अभी जैसे जो हम लोग जैसे मैच्योर जो लोग हैं ना, हम लोगों को मान लो मेरे को ना कुछ भी मान लो टीवी खरीदनी है, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक शॉप पे जाऊंगा ना कि भैया मेरे को इंस्टॉलमेंट में टीवी चाहिए, तो वो मेरे को क्या करेंगे, उसको बोलते हैं ना फाइल बना के देंगे, फाइल वाइल करेंगे, तो वो क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस करके देंगे। हाँ फाइनेंस करके देंगे ना कोई बैंकों के थ्रू, क्योंकि उसको तो पैसा ना बैंक दे देती है, फिर अपन कनेक्ट हो जाते सीधे बैंक से, तो बैंक अपन से पैसा निकलवाती है। बाइक कार खरीदते हैं ना लोग, उसमें भी फाइनेंस होता है। तो वो जो होते हैं ना जो मेन कंपनी वाले, जैसे हीरो होंडा वाले हो गए, या मान लो कोई कार महिंद्रा विंद्रा वाले हो गए, उनको तो बैंक पैसा दे देती है और अपन सीधे कनेक्ट हो जाते हैं बैंक से। अब अपना से पैसे निकलवाने का काम बैंकों का है, ठीक है। फिर बैंक क्या करती है, बैंक क्या रहे वो लोग क्या करते हैं, ऐसी फाइनेंस कंपनियां वो क्या करती है पता है, अगर आप EMI नहीं भर रहे हो ना, तो तुमने देखा गाड़ियाँ ले जाती है, या मकान पे लिया होता है तो वो मकान को सीज कर देती है कि भैया तुम नहीं भर रहे। तो वो सब टर्म एंड कंडीशन में आता है कि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपके सामने ये सब होगा, फिर अपन कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बातें ध्यान रखें आप। फिर NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन, नए पैन, अच्छा हाँ पैन कार्ड आई थिंक सो 150 रुपीज़ में बन जाता है ना, 150 से 200 रुपये में बन जाता है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे जा करके। 4-5 फेस होते हैं, पहले खुद की डिटेल डाली, एजुकेशन डिटेल डाली, ऐसे फिर आधार वगैरह अपलोड करते हैं, फोटो वोटो अपलोड करते हैं, तो बन जाता है। और 24 घंटे में मेल आ जाता है अपना पैन कार्ड, 24 घंटे में बन के मेल पे आ भी जाता है। और फिर हार्ड कॉपी शायद 15-20 दिन में अपन को बाय पोस्ट मिलती है, तो आप लोग बनवा सकते हो, है ना, पैन कार्ड भी। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, नए पैन कार्ड जारी करना तथा पैन कार्ड के विवरण में सुधार के लिए किया जा सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नया पैन, अब कैसे करेंगे सुनो, नया पैन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में जाएं, वहाँ पे NSDL लिखें, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड लिखें, इसकी फुल फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन लिंक के लिए अप्लाई, एप्लीकेशन टाइप में फॉर्म 49 ऑनलाइन खुले भरेंगे, वहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, इसका नंबर है, खोलो उसको भरो वहाँ पे।
तो देखो ये जो फॉर्म भरना बता रहा है ना, जैसे कई लोग ई मित्र का काम करते हैं तो ये इस वो बुक में ये हेल्प कर रहा है कि पहले ऑप्शन में अपन को ये डिटेल भरनी है, दूसरे ऑप्शन में ये डिटेल भरनी है ना। तो अब देखो ये इसने क्या कर रखा है फॉर्म। अब डिजिटल मोड रेडियो बटन पर क्लिक करके केवाईसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकल पैन कार्ड रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। अब पूछी गई इन्फॉर्मेशन को एंटर करेंगे, जिसमें बोल रहा है फर्स्ट लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, फिर पूरा नाम क्या है, फिर इसमें बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ डलवा रहा है, फिर मेल फीमेल चुनवाया। ठीक है, ऐसे ये खुल रहा नहीं है, मैं बुक में बता रहा हूँ ना। फिर आया किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्ज किया है तो उसकी समीक्षा और करें, फिर बाद में वो आपसे समीक्षा भी कराता है कि भाई वेरी चेक कर लो एक बार। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए भुगतान गेटवे देता है, पेमेंट ऑनलाइन होता है। तो मैंने 150 रुपये बोला ना, शायद वहाँ पे तो 50 रुपये कटते हैं, 50 रुपये कटते हैं, वो ई मित्र वाला 100 रुपये अपने लिए रखता है, या शायद 150 कटते हैं। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए एक भुगतान गेटवे देता है। पता है ना, वो डेबिट कार्ड का ऑप्शन पूछता है ना कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, या नेट बैंकिंग से करोगे, या और कोई माध्यम का इस्तेमाल करोगे, या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह का यूज करोगे, तो ऐसे ऑप्शन पूछता है वो। फिर देखो नीचे दे रखा है सबमिट डिजिटली थ्रू केवाईसी साइन इन। फिर वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो फिजिकल तो चाहिए हमको, तो यस पर टिक किया। फिर इधर एक बार पेज का भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता को रेफरेंस के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। अब आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाता है जहां पर रिक्वायर्ड है कि भैया पैन कार्ड डाल। अब कई लोग क्या होता है कि इंस्टेंटली आपको पैन कार्ड मांग रहे हैं, तो आपने इंस्टेंटली अप्लाई कर दिया तो एक नंबर मिल रहा है, जब उसकी जगह पे वो रेफरेंस नंबर डाल देते हैं कि जब आएगा तब हम वो दे देंगे। जैसे तुमने देखा ना, कईयों की 12वीं नहीं होती और वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो रोल नंबर डालता है अगर मुझे मार्क्स नहीं पता है तो, ऐसा होता है ना। तो ये रेफरेंस नंबर दे रहा है, रेफरेंस नंबर डल जाता है। उसके बाद में जब प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हम लोग पैन कार्ड को फिजिकली दे देते हैं, तो अपना काम हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे नियम वो बनाते हैं कि जब तक ये नहीं तब तक ये चलेगा। आवेदन को स्वीकृति एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, अगर किसी मित्र से भरवाया है तो वो आपको एक रिसिप्ट भी देता है कि भैया पूछ लेना 1-2 दिन में आकर के रिसिप्ट लेकर के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जांच करता है। संतोषजनक पाए जाने पर आवेदन को एक नया पेन जारी कर दिया जाता है ना, और ईमेल आईडी पर डिस्पैच भी कर दिया जाता है, उस पर पूरा बताता है कि कब आएगा क्या है वो। पैन कार्ड विवरण में अपडेट कैसे करें। अब मान लो आपका पैन कार्ड बना हुआ है, अब आपको अपडेट करना है। पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके आप पैन जानकारी को करेक्ट कर सकते हैं। उसी आवेदन वाले में ही जाना है वापस से, फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए, और जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता उन्हें बॉक्स को टिक किया जाना चाहिए। आपके द्वारा अपलोड किए गए सुधारों को अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन आपका परमानेंट, हाँ आधार हो चाहे पैन कार्ड है, नंबर हमेशा वही रहेंगे, है ना। कभी भी अपन अपना आधार नंबर नहीं बदल सकते, कभी भी अपना पैन नंबर नहीं बदल सकते, अपन अपना नाम की स्पेलिंग मिसमैच करते, नाम भी नहीं बदल सकते, आजकल नाम नहीं बदल सकते। मेरा नाम आसिफ खान है तो मैं आसिफ नहीं लिख सकता, अगर मुझे लिखना है तो बहुत लंबा चौड़ा है, फिर वो गैजेट बनाने पड़ते हैं, है ना, वो अखबार में देना पड़ता है, वो सब प्रोसेस है। तो नामों को भी बदलना बहुत इम्पॉसिबल है आजकल, बहुत मुश्किल काम है। तो पैन कार्ड में भी अगर बाय मिस्टेक कोई नाम गलत आ जाता है, या आधार कार्ड में नाम, तो वो आप करा रहे हो, लेकिन नंबर कभी नहीं बदलेंगे, नंबर हमेशा परमानेंट रहते हैं आधार और पैन के। पैन कार्ड का काम खत्म। पैन कार्ड बनाने का उद्देश्य पता चल गया, वेबसाइट पता चल गई, क्यों बनाते हो वो पता चल गया ना। 49A फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है ITR। ITR की फुल फॉर्म कौन बताएगा। इनकम टैक्स रिटर्न। क्यों बनाते हैं, उद्देश्य बताओ। ITR क्यों करवाते हैं लोग। इनकम टैक्स भरने के लिए। देखो इनकम टैक्स भरते हैं ना लोग। अब क्या होता है कि अभी तुम्हें पता है, जिसकी सालाना के आय के हिसाब से लोग क्या करते हैं, टैक्स पेयर होते हैं गवर्नमेंट के। अभी मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे अपन गवर्नमेंट के रोड लाइट यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट सड़कें बनाती है, नालियाँ बनवा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अपन को गेहूँ दे रही है, शक्कर दे रही है, फ्री में इतनी सारी चीज़ें दे रही है ना। फिर गवर्नमेंट ने अपने को हॉस्पिटल दिया, गवर्नमेंट ने अपने को विद्यालय दिया, गवर्नमेंट ने अपन को बहुत सारी चीज़ें दे दी। अब तुमको पता है गवर्नमेंट उसका पैसा तो ले ही नहीं रही है, सब काम फ्री में ना। अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई वगैरह सब फ्री में मिलती है, अपन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सब फ्री में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, टैक्स वाला पैसा जाता है। अब टैक्स वाला पैसा कौन देगा, गरीब तो गरीब है, तभी तो सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है ना। तो जो अमीर है, जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन लोगों से क्या किया जाता है, उनको कंपलसरी है कि आप टैक्स सरकार को दो। अगर आप टैक्स सरकार को दोगे ना तो आपका पैसा बनेगा 1 नंबर का। अगर आप टैक्स नहीं दोगे ना तो आपका पैसा बनेगा 2 नंबर का। 1 और 2 नंबर का मतलब होता है जो इनकम सही आ रही है ना, वाइट,
उसमें से जैसे मान लो अभी तुम्हें पता है इनकम टैक्स पेयर कौन होते हैं? अभी मोदी सरकार की योजना में उन्होंने बोला था कि जो इतना पैसा कमाएगा ना वो इतने पैसे तक टैक्स फ्री है, 12 लाख। यानी कि मंथ में अगर आदमी 1 लाख कमा रहा है ना तो 12 महीने के 12 लाख हो गए। अब तुम्हें पता है कि अपन भारतीय 1 महीने में 1 लाख कमाते हैं क्या? तो अपन सब फ्री है, टैक्स नहीं भरते अपन लोग, है ना। अपन लोग 1 लाख कहाँ कमा रहे हैं भाई? मुश्किल से अगर नॉर्मली देखा जाए तो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, तो 20-25 सैलरी के हिसाब से अगर 10,000 माने तो 1,20,000 साल का हुआ है ये। मैं 12 महीने की बात कर रहा हूँ, 12 महीने में 12 लाख चाहिए। तो अपन सब टैक्स पेयर नहीं है, सही है। तो टैक्स पेयर कौन हुआ फिर? वो गवर्नमेंट टीचर, वो गवर्नमेंट रेलवे के एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है। अब जैसे तुम देखो ना, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो लेक्चरार होते हैं 2.5 लाख रुपए पेमेंट होती है। अब जब वो 1 महीने में 2.5 लाख कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, सही है। फिर जो बिजनेस पर्सन होते हैं, बिजनेस पर्सन तो बिजनेस कर रहे हैं तो वो तो करोड़ों छाप रहे हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, सही है। तो जो लोग इतना ज़्यादा पैसा कमाता है ना, उनको क्या करना होता है, अपने पैसे को वाइट रखने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स जब सरकार को वो दे रहे हैं ना, तो इसके लिए उनके पास में पुख्ता दस्तावेज होता है कि वो ITR पेयर है, इनकम टैक्स देने वाले वो है। और जब वो इनकम टैक्स देने वाले होंगे ना, तो बैंक से उनके रिलेशन अच्छे हैं, गवर्नमेंट से उनके रिलेशन अच्छे हैं। अब क्या होगा, भविष्य में उनको कभी लोन चाहिए या उनको सरकार से पैसा चाहिए तो सरकार उसको मना कभी नहीं करती है, क्योंकि वो सरकार को पैसा दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में उनके पास क्या ITR है। अब जब ITR है तो वो क्या करेंगे, ITR वो दस्तावेज है जिससे लोन मिलता है। तो वो बोलेंगे कि मेरे को ना एक हॉस्पिटल बनाना है, मेरे को एक नया बिजनेस खड़ा करना है, मुझे स्कूल बनानी है प्राइवेट, तो वो इतने करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं, तो वो पैसा मिलता है उनको। और जब वो पैसा उनको मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में उनसे गवर्नमेंट फिर क्या ले रही है, इंटरेस्ट, ब्याज भी तो लेगी गवर्नमेंट, उसको पैसा दे रही है, तो सही है ना। तो अगर उनके इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि वो ना किस सब्सिडी वाले लोन लेते हैं या क्या लेते हैं, तो कई लोन माफ़ होते हैं, आधे कुछ % पैसा माफ़ भी होता है ना, तो ये सारा सीन चलता है। अच्छा, अब मान लो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अब जो लोग प्राइवेट वाले हैं उनको भी तो जो लोन की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे? अब उनके पास तो ये दस्तावेज ही नहीं ITR वाला, क्या करेंगे वो? अगर मान लो मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और मैं 1,20,000 ही कमा पाता हूँ पूरे साल के अंदर, लेकिन मेरे को अब लोन चाहिए, मेरे को भी तो लोन जरूरत पड़ी होगी ना, शादी करनी होगी, घर बनाना होगा, कार लानी होगी, बाइक लानी होगी, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो फिर अब मुझे लोन चाहिए। तो इसके लिए अब ये बात आपके लिए नई चीज़ है कि जो पैसा कम कमाता है ना उसको भी ITR भरना चाहिए। अब ITR भरने में उसके लिए फ़ायदे में बताऊं, अगर अपन ITR भरेंगे ना तो अपने को टैक्स नहीं देना है, खाली अपनी फाइल तैयार होगी बस। जीरो बैलेंस पे अपनी फाइल तैयार होती है कि मैं भाई 5 लाख कमाता हूँ, बस मेरी 5 लाख पे क्या करो, ITR अप्लाई कर दो। तो खाली वो ई-मित्र वाला और जो इनका नोट छोटा मोटा चार्ज है ना, जैसे मैं एक बार फाइल बनवाऊंगा ना तो मेरे मुश्किल से 1,000-1,500 रुपये लगेंगे बस। लेकिन मेरे पास में भी वो दस्तावेज आ चुका है ITR का। अब मैं बैंक के पास जाता हूँ कि भैया मेरे को बिजनेस करना है, या मेरे को शादी करनी है, या मेरे को घर बनाना है, मेरे को ना पैसा चाहिए, तो उस दस्तावेज के बेसिस पे मुझे गवर्नमेंट या बैंक लोन दे सकती है। तो ये ITR इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आप कभी लोन की डिमांड, अपन सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, अब अपने को जब कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो आपसे वो एक तो पैन कार्ड मांगेगा, या आपसे वो जिसके अगेंस्ट में लोन चाहिए, या तो मकान, कोई प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में चाहिए होगा लोन, गोल्ड पे मिलेगा, साथ ही साथ वो बोलेंगे कि ITR भी लाओ। अब मान लो अपने पास ITR नहीं है ना, तो अपना लोन अपने को नहीं मिलेगा। फिर अपन क्या करते हैं, वो छोटी बैंक, जो छोटी फाइनेंस बैंक होती है ना, जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती है, अपन फिर उनके पास जाते हैं। और उनके पास जाने का मतलब हो गया बहुत खतरनाक वाला मामला, यानी कि मान लो अगर आपने 10 लाख लिए ना, तो 20 लाख भरने पड़ेंगे इंटरेस्ट समेत, डबल। और जबकि अगर अपने पास ITR है ना, तो अपने को मुश्किल से 10 लाख पे 2-3 लाख ही देने हैं, मतलब 10 लाख लिए 12-13 लाख ही देने हैं, तो कितना फ़ायदा है। तो ये ITR भरना चाहिए सभी को, जीरो बैलेंस पे भर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। ITR का फंडामेंट क्लियर हुआ। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके आगे क्या सुनो, सर्वप्रथम वेब ब्राउजर में इसकी वेबसाइट अंडरलाइन करना, incometax.gov.in एंटर करें, फलस्वरूप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। आप रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करके, रजिस्टर ना होने पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, वांछित एंट्री एंटर करें, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज यूजर को मिलेगा और ये डिटेल्स भरवाएगा।
ये सारा वो फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा है, ये प्रोसेस अपन से कोई नहीं पूछता, अगर अपन करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर ITR बोल रहा है, ITR की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ये फेस है ITR 1। अगली विंडो में फाइलिंग को चुनेंगे, ये बस खत्म हो गया। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं वो बता रहा है, ठीक है। हमारे को पर्पस समझना था ITR क्या होता है, वो क्लियर हो गया सभी को। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को भी जाके बोल सकते हो कि अपने को ITR भरना चाहिए। ई मित्र की दुकान पे देखना, बोर्ड पे लिखा होगा ITR फाइल की जाती है। या तो वकील लोग करते हैं, ठीक है, या ई मित्र वाले करते हैं कि भैया मुझे, वो अपन को सही सजेशन देते हैं कि मेरे को है ना 2 साल बाद मेरी इच्छा है कि मेरे को मकान बनाना है, तो मुझे लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो क्या करूँ, तो बोलेगा ITR करवा लो। इससे क्या है कि सही रहेगा गवर्नमेंट की निगरानी में कि आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट। अब आप मुझे बताओ पासपोर्ट क्यों बनाते हैं? वीज़ा अलग होता है, पासपोर्ट क्यों बनाते हैं? कंट्री चेंज करने के लिए, है ना। स्टेट चेंज करते हैं अपन तो चाहिए क्या? पहले पता है तुम्हारे को, पहले अपने लौह पुरुष किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल है ना, पहले पता है अपने राजस्थान के अंदर भी है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर वीजा, ये पासपोर्ट लगता था। तो वल्लभ भाई पटेल, और तुमको पता है ना जब ये विभाजन हुआ था ना, तो उन्होंने ये सब चीज़ें ऐसी खत्म कर दी है कि आज अपने को इतना फैसिलिटी है। नहीं तो पहले जोधपुर जाने के लिए भी वीजा चाहिए, ये पासपोर्ट चाहिए होता था, क्योंकि वो अलग इस टाइप से सेटअप था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, तो उसके हिसाब से अब ये हो गया कि अपने को यहाँ से, जैसे मान लो वहाँ जाना है, अपने जापान जाना है, चाइना जाना है, अमेरिका जाना है, तो हमको क्या चाहिएगा? पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो वो चीज़ है जिससे कि क्या होगा, अपन कंट्री चेंज करेंगे। और वीज़ा क्या है? वहाँ पे रहने के लिए। वीज़ा वो है कि आप वहाँ पे कितने दिन रहोगे, है ना। मिनिमम शायद 3 महीने का होता है, अपन 3 महीने के लिए वो बना के देते हैं, फिर भले आप 10 दिन 15 दिन रहो और आ जाओ। जैसे ही फिर अपन है ना वहाँ पे रहते हैं और 3 महीने ख़त्म हो रहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो पासपोर्ट का उद्देश्य कंट्री बदलने के लिए, और वीज़ा का मतलब अपन वहाँ पे कितने दिन रहेंगे। चलो पासपोर्ट से संबंधित बातें पढ़ते हैं अपन। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा करना तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, PSK की फुल फॉर्म अंडरलाइन करो, एग्जाम में आएगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट केंद्र पर बुकिंग वेबसाइट है www.passportindia.gov.in। 3 गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई है, सवाल आने की संभावना है। passportindia.gov.in किसकी वेबसाइट है? गवर्नमेंट की है। मैं लॉगिन करके किया जा सकता है। जब एक बार आप भुगतान करते हैं तो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं। अब देखो ई मित्र पे जाकर के या खुद से इस साइट पे जाना, वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पासपोर्ट के लिए आवेदन करोगे ना, तो पैन कार्ड भी चाहिएगा, काफ़ी सारी डिटेल चाहिएगी, आपसे डिटेल करवा दी, फिर वो आपसे अपॉइंटमेंट सेट करता है। अपॉइंटमेंट का मतलब है फिजिकली आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर के खड़ा रहना पड़ेगा। पहले लोग जोधपुर जाया करते थे, उदयपुर जाया करते थे, लेकिन आजकल सिरोही में भी अपने पास है। अपने सिरोही के अंदर पासपोर्ट उसका पोस्टल ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाओगे ना आप लोग तो वहीं पे अपनी वेरिफिकेशन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है पासपोर्ट। तो ये बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट बुकिंग करके आप उसके वहाँ जाओगे। इसके उपरांत ARN रसीद प्रिंट करेंगे, उसके बाद आपको PSK में आवेदन को प्रोसेस करवाना होगा। पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे तो वो कर लेंगे। पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन कई चरणों में किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है देखो, ये बोल रहा है वेबसाइट पर जाओ, अकाउंट बनेगा, रजिस्टर्ड होगा, मेल ID से बनता है, ID पासवर्ड डालेगा, फिर वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। आवेदन के प्रकार चुनना है तो वो बोलेगा कि फ्रेशर पासपोर्ट है या पासपोर्ट रीयूज़ है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या ऑफिशियल पासपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पहचान प्रमाण पत्र है। ये पर्पस पूछ रहा है कि भाई आवेदन किस प्रकार करना है, तो अपन इसमें से वो चीज़ चुनेंगे। ये ऐसा फॉर्म खुलता है देखो, ये ई मित्र वाले भर देते इसको। इस पेज पर अपन ने ये सब चीज़ कर लिया, फिर आवेदन भरना है, फिलिंग कर लिया, फिर PSK हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखी हुई है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO, इस पर भी अंडरलाइन कर लेना, पेज नंबर 206 पे हिंदी वाली बुक में। तो पासपोर्ट खाली अपने को ये पता करना था कि क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, वो पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टिकट बुक करना। अब आ रहा है अपन रेलवे की टिकट कैसे बुक करेंगे, ठीक है। आजकल पहले तो क्या था कि लोग है ना अपना जो रिजर्वेशन ऑफिस है, रेलवे स्टेशन पे जो रिजर्वेशन ऑफिस होता है ना, वहाँ पे अपन जाते थे, फॉर्म भरते थे और अपन अपनी टिकट बुक करते थे रिजर्वेशन वाली। आजकल क्या कर रखा है कि भाई आपको IRCTC वेबसाइट है रेलवे की ऑफिशियली, उस वेबसाइट पे जाकर के आपको अपना अकाउंट बनाना है
और अकाउंट बनाने के बाद में आप अपना जो टिकट बुक है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो क्या है सुनो, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन नियम, ये इसकी फुल फॉर्म अंडरलाइन कर दो, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC। भारतीय रेल द्वारा ऑथराइज्ड है जो यात्रियों को ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है। कोई भी आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको अपनी पंजीकरण वेबसाइट है ये वाली www.irctc.go.in पर करना होगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाते, वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड बना लो, फिर साइन अप करो, फिर आपके कितने भी भले पूरे गली मोहल्ले की टिकटें करनी उससे कर सकते हैं अपने। और ई मित्र पे भी जाकर के अपन ये चीज़ करवा सकते हैं ना, टिकट बुक कर सकते हैं। तो बोलते ये तो काफ़ी सारे ऐसे काम हो चुके हैं जो अपन खुद ही कर लेते हैं। तो कई लोग पहले ये था कि पहले ना इसके लिए भी ई मित्र पे जाते थे। ये वंदना कोल्ड ड्रिंक के आगे है ना, पहले एक ऑफिस था, वहाँ पे लोग जाकर के टिकट बुक कराते थे। और बस के लिए भी सुविधा है, जो रेड बस वेबसाइट वो है ना ऐप, उसमें बस भी होती है और ट्रेन भी होती है, और IRCTC में भी अपन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित क्या बातें आ रही है देखना, एक तो IRCTC की साइट बता दी मैंने, एक फुल फॉर्म बता दी। हाँ, अब मुझे बताओ इसमें PNR क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या काम आता है PNR क्या काम आता है बताओ, PNR का काम जैसे कि अपन ने रिजर्वेशन कराया, अब कराने के बाद में पता है अपने को वो टिकट विंडो वाले बोलते हैं कि भैया ना वो वेटिंग है। तो वेटिंग होने के बावजूद क्या होता है कि अपन बोल देते हैं कि भाई कितनी वेटिंग है, तो वो बोलते हैं कि 10 है 15 है, तो अपन बोलते हैं ठीक है भैया कर दो। तो जब वो कर देते हैं ना तो अपनी टिकट तो अपन को मिलती है, यानी कि ये तो तय है कि अपन को उस कार में उस ट्रेन में जाना है, लेकिन कहाँ बैठ के जाना है ये तय नहीं है। तो वो PNR से अपन को कब पता चलता है, जब चार्ट बनता है, यानी कि ट्रेन जहाँ से रवाना होती है ना उसके 4 घंटे पहले अपने पास मैसेज आता है, चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया है, इस डब्बे में इतने यात्री सफ़र करेंगे। तो जहाँ अपनी सीट मिलती है तो अपना एक सीट नंबर अपने को वाया मैसेज मिल जाता है। तो PNR नंबर हमारी सीट का स्टेटस चेक करने के काम में आता है। अगर मैं IRCTC की साइट पे जाऊँ और वहाँ पे जाकर के PNR नंबर डालूंगा ना, तो मुझे मेरा स्टेटस पता चल जाएगा कि मेरी सीट का नंबर ये है, और मुझे उसी जो डब्बा है वो डब्बा है ना S4 S5 ऐसे डब्बा प्लस वहाँ पे कौन सी सीट है वहाँ जाकर के मुझे बैठना है। तो PNR नंबर अपने को सीट की स्थिति पता करने के लिए आता है। ये इसकी साइट है indianrail.gov.in है ना, IRCTC और ये इंडियन रेल, ये PNR चेक करने के लिए। और आजकल LCD भी लगा रखी होती है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। फिर इसमें कितनी बातें बता रहा है देखो, पंजीकरण कैसे करेंगे वो, फिर बता रहा है टिकट के आगमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ, इंक्वायरी चेक करनी है आपको। तो वेबसाइट है www.inquiry.indianrail.gov.in, ये एक और वेबसाइट आई। ट्रेन की वास्तविक समय पर रनिंग स्थिति को दिखाना, आजकल तो अपन सबके पास में ऐप होती है, वेयर इज माई ट्रेन, ईजी गो, उनों में जाकर के अपन चेक कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है। अपन ट्रेन में होते तो भी चेक कर सकते हैं, अपन ट्रेन के बाहर होते तो भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है। अदरवाइज पहले इस वेबसाइट पे जाते थे लोग। संख्या की मदद से यात्री को ट्रेन की लाइव चलती स्थिति एक फेयर एंड एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। पोर्टल के माध्यम में उपलब्ध सुविधा नीचे सूचीबद्ध है। स्टेशन के बीच, हाँ, इसमें आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकेगी। अगर वहाँ पे नहीं रुकेगी ना तो ट्रेन, उसका स्टेशन का नाम भी नहीं आएगा। फिर शेड्यूल भी पता चल जाता है, कई बार होता है ना संडे मंडे को ट्रेन आती है या हफ्ते की ट्रेन है तो वो भी देख सकते हैं। कैंसल्ड भी शो हो जाता है, कई बार कोई ट्रेन कैंसल्ड हो जाती है तो भी अपने को पता चलता है। रीशेड्यूल होती है तो भी सारे अपडेट पता चल जाते हैं। तो ये था ट्रेन से संबंधित बातें। इसमें एक वो मेरे को कहीं नंबर नहीं दिखा, 139 ट्रेन का हेल्पलाइन नंबर होता है 139 रेलवे का, वहाँ पे पेन से लिख दो। ऐसा सवाल आवे ना कि रेलवे के अंदर जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, तो आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है IRCTC बुकिंग के, ये टिकट बुकिंग के बारे में बता रहा है। क्लिक करके आप होम पेज पर जाएंगे, लॉगिन तथा बुक टिकट विंडो में यात्रा तथा सर्च करेंगे तो ये बता रहा देखो कैसे ट्रेन बुक करते हैं, वो किस तरीके से वो करते हैं, अपन कहाँ से कहाँ जाना है। देखो भरतपुर जंक्शन से जयपुर ऐसा दे रखा है नीचे। अब आता है ट्रेन का टिकट का रद्दीकरण। जैसे कि आपको टिकट कैंसिल करानी है तो टिकट कैंसिल कराने के लिए ऑफलाइन में तो ये होता है कि वही फॉर्म जिससे आपने टिकट करवाया था, है ना, वैसे ही फॉर्म उनके पास होता है, वापस से भर करके कैंसिलेशन करके देना पड़ता है, तो अपने को पैसा फिर कट के मिलता है।
तो रद्दीकरण के लिए। ऑनलाइन के लिए क्या करते हैं सुनो, ई टिकट रद्दीकरण। ई टिकट को IRCTC वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है, जब तक हो सकता है जब तक कि ट्रेन का चार्ट तैयार नहीं हुआ। रद्द भी तब होती है जब अपना चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ। जैसे कि मुझे कल जाना है तो आज मैं करा सकता हूँ, अब मुझे 7 बजे जाना है और मेरा भी कैंसिल हुआ तो नहीं हुआ तो फिर अपने पैसे गए। तो चार्ट प्रिपेयर होने से पहले आप वो उसको कैंसिल करा सकते हो। चार्ट को तैयार नहीं हो जाता रेलवे काउंटर पर ई टिकट के लिए रद्दीकरण की अनुमति नहीं है। आपको इसमें समस्या ये भी आती है कि अगर ऑनलाइन बनाया है तो ऑनलाइन ही रद्द होगा, ऑफलाइन बनाया है तो ऑफलाइन ही रद्द होगा। लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, बुक टिकट लिंक पर जाए और रद्द करने के लिए यात्री का चुनाव से संबंधित ये वेबसाइट बता रहा है, वहाँ जाकर कर लो, रद्द कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये था ट्रेन से संबंधित बात है। नेक्स्ट आता है RSRTC। ये है अपने बस के लिए, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, फुल फॉर्म है ये। राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस परिवर्तन कंपनी है। राजस्थान की ओर से उनके बाहर के सभी यात्रियों को राज्य के भीतर और बाहर सेवाएं प्रदान करता है, जिसकी वेबसाइट है rsrtconline.rajasthan.gov.in। ये भी एक वेबसाइट आ गई, देखो ये किसकी है, बस के लिए ना। इसमें पंजीकरण और साइन इन कैसे करेंगे तो ये बता रहा है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको अकाउंट बनाना होता है, रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट पे जाकर के, फिर न्यू यूज़र चुन करके अपने को वहाँ से ये सब डिटेल भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें बस समय सारणी दिखती है अपने को, इसमें समय सारणी दिखती है कि कौन सी बस कब तारीख को कौन से कब निकलेगी, ये समय सारणी नीचे दे रखी है। सभी विवरण दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो अपने को ये भरने के बाद में बता देगा कि आपके लिए कौन कौन सी बसें अवेलेबल है, इसमें ये बता रहा है। लेकिन ये तो आजकल ऑनलाइन अपन इतना करते ही नहीं है, करते क्या, रेड बस वगैरह भी देखो, रेड बस और बाकी सब जो है ना वो इंटरफेस है, लेके वो इसी साइड पे आते हैं। IRCTC अगर सीधा डायरेक्ट करो तो अच्छी बात है, नहीं तो रेड बस से भी IRCTC पे ही आते हैं, इजीगो से भी IRCTC भी आते हैं। तो मैं यूँ कह रहा हूँ IRCTC मेन है और ये RSRTC ये मेन है। तो ये यहाँ का बता रहा है, ठीक है। फिर टिकट बुकिंग करने के लिए बता रहा है, फिर टिकट रद्द करना बता रहा है। इधर भी टिकट बुक और रद्द होता है तो इधर भी कर सकते हैं। ये आया कैंसलेशन वाउचर, ठीक है। ये देखो फॉर्म दे दिया इन्होंने, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें देखो कितनी सारी डिटेल पूछी है। कैंसलेशन वाउचर नंबर, टिकट नंबर, सर्विस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जयपुर से, डेट ऑफ जर्नी क्या था, बोर्डिंग कहाँ था, बस सर्विस क्या था, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब दे रखा है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पॉइंट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP की फुल फॉर्म है। और आपको पता हो ना तो जनवरी में अभी नेशनल वोटर डे गया है, कल परसों पहले दिन ही था, 23 जनवरी को था शायद। 23 जनवरी को क्या था, हर्ष वो कास्ट हो गया, अच्छा क्या है ये, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे को कि वोटर इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, इसका भी क्वेश्चन इस बार दिया था उनने, NVSP का क्या सीन है, तो इसको ध्यान से सीरियसली देखना। इसका दो बार मैंने देखा कंटिन्यू क्वेश्चन आया है। एक तो क्वेश्चन आया था NVSP की फुल फॉर्म आया था, और एक आया था कि मतदाता संबंधित वेबसाइट बताओ कि वो कौन सी वेबसाइट पे जाएगा। तो ये इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखी है, NVSP.in है ना। और जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के में उसमें बनाते हैं। और ESI की फुल फॉर्म दे रखी है, ECI इलेक्शन कमीशन। और ये सभी को पता है मतदाता कार्ड किस काम में आता है, अपने वोट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये NVSP से संबंधित बातें बता रहा है। अभी वो SIR वगैरह चल रहा था ना, वो भी इसी साइट पे जाकर के कर रहे थे। मतदाता सूची में नाम कैसे खोजना है तो ये बता रहा है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे देखो, अपने विधानसभा, संसदीय निर्वाचन, BLO, इलेक्ट्रल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक पार्टी रिप्रेजेंटेशन को जाना है तो ये सब बता रहा है कि यहीं पे मिलेंगे तुम्हारे को। अपने ब्लॉक का कौन एरिया वो है, सब आपको डिटेल मिल जाएगी। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अपन BLO को बोलते हैं ना, वो लोग इसी साइट पे जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, यहीं से सारा कामकाज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इस वेबसाइट पे जाओ। इसके लिए पोर्टल पर होम पेज में वोटर पोर्टल पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसा ऑप्शन आएगा,
ठीक है। फिर ये बता रहा है कि भाई अपना नाम भरो, इसने भरा कुमार और ये सब भरा, मेल फीमेल टिक किया, तो बता रहा है चुनाव रोल में प्रविष्टि का सुधार। अपने कई बार है ना नाम में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाते हैं, तो अपन करेक्शन भी खुद ही कर सकते हैं। ऐप भी है इसकी और वो वेबसाइट भी है, ठीक है। सुधार फॉर्म जमा कराना और ये सब। अब आता है हमारे पास में, इसमें तो खाली ये मतदाता का NVSP और इसकी वेबसाइट याद रखना, और इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, LPG की फुल फॉर्म। LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जाता है। देखो पहले कितना काम, कैसा काम था, डायरी लेके जाते थे और बुक करा के आते थे। लेकिन अब कैसे हो चुका है, आजकल अपन मैसेज कर लेते तो भी बुक हो जाता है, या फिर कॉल करते तो भी वो प्रोसेस बताता है कि 1 दबाओ 2 दबाओ तो भी बुक हो जाता है ना। और अगर अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, गूगल पे से पेमेंट कर देते तो मतलब वो बुक और वो दोनों हो गया। जैसे ही गाड़ी आती है तो सिलेंडर घर आ जाता है। तो ये बता रहा है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग कैसे करना है। एक सिलेंडर ऑनलाइन बुक करने के लिए बस अपने LPG प्रोवाइडर HP, भारत गैस और इंडियन की वेबसाइट पर जाएंगे, स्वयं को रजिस्टर करेंगे। सब में खाते बनते हैं, इसमें भी खाता बन रहा है, तो वैसे करना, ठीक है। क्विक बुक एंड पे को सेलेक्ट करेंगे, इसमें ऑनलाइन लॉगिन आवश्यक नहीं है, तो अपन इससे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज क्लोजर ऑफ कनेक्शन। आप डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाहते हो ना, तो भी आप कर सकते हो। आपको इंडियन से HP में आना है तो ये बोल रहा है, आप अपने वितरक को बदलना है, कनेक्शन बदलने की आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हो। जैसे आपको लगा है, पता चल रहा है कि भाई किसी की सर्विस ठीक नहीं है, तो आप चाहते हो कि मेरे को तो चेंज करना है, तो ये भी ऑनलाइन माध्यम है आपके लिए, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो। ये हो गया चैप्टर खत्म। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ना UD निम्न में कौन सा प्राधिकरण के लिए आधार कार्ड जारी किया गया, तो ये बता रहा पैन कार्ड का क्वेश्चन आ रहा 49 से। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखोगे तो RSRTC SMS सर्विस किस नंबर पे उपलब्ध है, IRCTC 139 है ना। चलो ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट आता है अपने पास में 15वां चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान के नागरिक के लिए प्रमुख E-गवर्नेंस सेवाएं, ठीक है। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा।